गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, बढ़िया ही रहने चाहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। चलिए, ज्यादा समय खराब न करते हुए हम अपनी क्लास पे पहुंचते हैं। और लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अवतल दर्पण के बारे में बात की थी कि अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंबों का निर्माण कहां कहां पर होता है। जैसे जैसे दर्पण वस्तु की ओर खिसकता है वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर हटता है और दूर हटने के साथ साथ प्रतिबिंब क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। इस बारे में बात की थी हमने लास्ट क्लास में। हमने देखा था कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा, वस्तु को कहां रखा जाएगा, अनंत पे रखा जाएगा, तो प्रतिबिंब कहां पे बन रहा होगा, फोकस पे बन रहा होगा। फोकस पे बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। उसके बाद में जब हम आगे बढ़े तो हमने वस्तु को थोड़ा सा दर्पण की ओर खिसकाया। जब दर्पण की ओर खिसकाया तो हमने देखा कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वस्तु से फिर भी क्या रहता है, छोटा रहता है। उसके बाद में हम थोड़े से और आगे बढ़े, अगला देखा तो हमने वस्तु को अब की बार कहां पे रख दिया, वक्रता केंद्र पे रखा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा तो हमने देखा कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु के बराबर बन रहा है। उसके बाद में हम थोड़े से आगे बढ़े, हमने अब की बार वस्तु को कहां रख दिया, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में। जब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में हमने वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य जाके बना। वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य जाके बना, वस्तु से बड़ा हो गया और क्या रहा, उल्टा ही रहा। और जो प्रतिबिंब उल्टा होगा वो सदैव कैसा होगा, वास्तविक होगा। क्लियर है? उसके बाद में हम थोड़े से और आगे बढ़े और अब की बार हमने वस्तु को कहां रख दिया, फोकस पर ही लाकर रख दिया। जब फोकस पर वस्तु को रखा गया तो हमने देखा कि उसका प्रतिबिंब कहां जाके बन रहा है, अनंत पे जाके बन रहा है। प्रतिबिंब कहां जाके बन रहा है, अनंत पे जाके बन रहा है। बहुत बड़ा हो गया था, उल्टा था और कैसा था, वास्तविक था। हमने देखा कि वस्तु को और हम थोड़ा सा दर्पण की ओर बढ़ा के देखें, तो जब और वस्तु को दर्पण की ओर बढ़ा के देखा तो हमने वस्तु को अब की बार कहां रख दिया, फोकस और काय के मध्य में रख दिया, फोकस और ध्रुव के मध्य रख दिया। जब फोकस और ध्रुव के मध्य वस्तु को रखा गया तो हमने देखा कि प्रतिबिंब कहां जाके बन रहा है, अब की बार दर्पण के पीछे जाके बन रहा है। और दर्पण के पीछे जाके जब प्रतिबिंब बन रहा है तो हमने देखा कि उसका जो प्रतिबिंब बना था वो कैसा था, आभासी प्रतिबिंब बना था। अब की बार कैसा प्रतिबिंब बना था, आभासी बना था। दर्पण के पीछे जाके बना था और कैसा बना था, सीधा बना था। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। जब अवतल दर्पण से हमने प्रतिबिंबों का निर्माण देख लिया तो अब की बार हम क्या देखेंगे, अब की बार देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। क्लियर है इतनी सी बात? अगला अपना टॉपिक है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। उत्तल दर्पण द्वारा क्या देख रहे हैं, प्रतिबिंबों के निर्माण की परिघटना देख रहे हैं। अब देखिए, अवतल दर्पण द्वारा जब हम प्रतिबिंब बना रहे थे तो 6 प्रतिबिंबों का निर्माण हमारे सामने हुआ था, परंतु उत्तल दर्पण में मैक्सिमम 2 प्रतिबिंबों के आधार पर ही आप बता सकते हो कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति सदैव कैसी रहनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार वस्तु को बहुत दूर रख के देख लेंगे। बहुत दूर का मतलब है अनंत पे रख के देख लेंगे।
दूसरी बार क्या कर लेंगे, कहीं भी दर्पण के बाईं ओर वस्तु को क्या करके देख लेंगे, रख के देख लेंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि वास्तविकता में प्रतिबिंबों का निर्माण किस प्रकार का और कहां पर होता है। क्लियर है? तो इसके लिए सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो होगा जब वस्तु पहला टॉपिक है जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तब क्या कंडीशन बन के आएगी। देखिए मेरे साथ मैंने क्या किया, मैंने एक उत्तल दर्पण लिया। इस उत्तल दर्पण पे मैंने क्या कर दी, इसकी आंतरिक सतह पे क्या कर दी, मैंने कलई कर दी। और इस प्रकार से मैंने क्या लिया, इसका एक मुख्य अक्ष लिया। ये इसका क्या हो जाएगा, ये सर जी इसका ध्रुव हो जाएगा। और मैंने जब अनंत पे वस्तु को रखा है तो अनंत पे जब मैं वस्तु रखूंगा तो मेरा काम क्या होगा भाई, इसका फोकस किधर होना है, इसका फोकस सर जी इधर होगा एफ। वक्रता केंद्र कहां होगा, यहां पे होगा सी। अब मैंने क्या किया, एक प्रकाशिक किरण सीधी डाली मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाशिक किरण डाली तो आप लोगों को पता है कि ये परावर्तित भी कैसे हो जाएगी, इस प्रकार से परावर्तित हो। भाई सीधी सी बात है, ये इधर तो परावर्तित होने से रही, जब इस प्रकार का है और यहां जब प्रकाशिक किरण डालेंगे तो कैसे परावर्तित होनी है, ऐसे करके, न के ऐसे करके। क्लियर है? जब ऐसे परावर्तित हुई तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ये प्रकाशिक किरण यहां से कहीं से आ रही है। कहां से आ रही है, यहां से कहीं से आ रही है, ऐसा आभास हो रहा है। दूसरी प्रकाशिक किरण मैं इस प्रकार से डालूं, मैं इस प्रकार से डालूं कि वो प्रकाशिक किरण क्या हो रही हो, कि ऐसा आभास हो रहा हो कि कहां से आ रही है, ऐसी प्रकाशिक किरण डालूं जो मुझे ऐसा आवाज कराए कि ये कहां से आ रही है, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से। अनंत से प्रकाशिक किरण आई इस प्रकार से, ये आई प्रकाशिक किरण, और ये क्या होगी, मुझे ऐसा आवाज हो रहा है कि ये प्रकाशिक किरण कहां से आ रही है, यहां से। चलिए दोबारा से बना, ये मेरे पास में क्या है, एक उत्तल दर्पण है, और इस उत्तल दर्पण अगर मैं देखूं तो ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास ध्रुव हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास फोकस हो जाएगा, और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। तो एक प्रकाशिक किरण मैं मुख्य अक्ष के समांतर डालूंगा, जो जी समांतर हो गई, और समांतर प्रकाशिक किरण कैसे वापस चली जाएगी, ऐसे करके वापस चली जाएगी। ऐसा आवाज हो रहा है कि ये प्रकाशिक किरण कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, ऐसा सिर्फ हमें क्या हो रहा है, आवाज हो रहा है। एक प्रकाशिक किरण में ऐसी डालूं जी इस प्रकार से, ये मुझे कैसा आवाज हो रहा है, ये प्रकाशिक किरण कहां से आ रही है, यहां से। भाई वक्रता केंद्र से आने वाली या आती हुई प्रतीत होती है वो किरणें सदैव कहां से, वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। तो देखना दोनों प्रकाशिक किरणें, दोनों की दोनों प्रकाशिक किरणें मुझे कहां मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इस बिंदु पर, यहां पर। तो अनंत में वस्तु रखी थी, यहां पे इसका क्या निर्माण हो रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, और प्रतिबिंब को मैंने क्या नाम दे दिया, ए डैश बी डैश नाम दे दिया। जैसे ही मैंने ये कहा तो मैं अगर यहां पे देखूं प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति के बारे में, मैं कह रहा हूं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति।
प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति की मैं बात कर लूं तो सबसे पहला जो पॉइंट होना है अपना, पहला पॉइंट क्या होगा, वस्तु कैसी है, फोकस और ध्रुव के मध्य। कहां बन रही है प्रतिबिंब, कहां बन रहा है वस्तु, सॉरी प्रतिबिंब कहां बन रहा है, फोकस F व ध्रुव P के मध्य, P के मध्य। अगला अगर मैं पॉइंट देखूं, अगला पॉइंट क्या होगा, कैसा है, कैसा है, वास्तविक, वास्तविक है क्या सर जी, ना सर जी, देखिए प्रकाशिक किरणें क्या हो रही हैं, आभासी हैं, ऐसा आभास हो रहा है कि प्रकाशिक किरणें यहां से जा रही है और यहां से जा रही है, वास्तव में नहीं जा रही, सिर्फ ऐसा आभास हो रहा है, इसीलिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा, आभासी बन रहा होगा, कैसा बनना होगा, आभासी बन रहा होगा। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात कर लूं, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखना प्रतिबिंब छोटा है कि बड़ा है, तो आपने कहा सर जी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात कर लूं, अगले पॉइंट की अगर मैं बात कर लूं, छोटा बन रहा है। अच्छा यहां से अगर देखें सीधा है कि उल्टा है, आपने कहा सर सीधा है, कैसा है, सीधा है। और अगला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे काय का निर्माण हो रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, काय का निर्माण हो रहा है सर जी, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से जब उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो इस प्रकार से काय का निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इज दैट क्लियर, ओके। अगले केस की अगर मैं बात कर लूं तो दूसरा केस मैं बताता हूं, मैं कह रहा हूं जब वस्तु भाई एक बार अनंत पे रख लिया, एक बार मैं यहां पे कहीं पे भी रख के देख लूं, कंडीशन वही आनी है, प्रतिबिंब क्या होगा, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन हर केस में उत्तल दर्पण के हर केस में प्रतिबिंब का निर्माण वही और वैसा ही होना है। तो यहां से अगर मैं कहूं जब वस्तु दर्पण के सामने कहीं पर भी रखी हो, मैंने कहीं पर भी रख लो, कंडीशन वही आनी है। देखिए कैसे, ये कह रहा हूं कि ये मेरे पास में क्या है, एक उत्तल दर्पण है, कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण, इसके समक्ष यहां पे क्या हो जाएगा सर जी, यहां पे तो ध्रुव हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे सर जी फोकस हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे वक्रता केंद्र सी हो जाएगा। अब मैंने वस्तु को यहां पे रख दिया, मान लो ये क्या है अपने पास वस्तु है और इसको नाम दिया मैंने ए बी। तो पहला काम तो यही है कि सर जी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशिक किरण डालो, और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशिक किरणें कहां से होकर निकल जाती हैं, आपने कहा सर जी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशिक किरणें या तो फोकस से जाती हैं अथवा फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। लो जी, ये प्रकाशिक किरण हमें कहां से प्रतीत हो रही है, फोकस से आती हुई प्रतीत। क्लियर है। दूसरी प्रकाशिक किरण में ऐसी डालूं कि वो कहां पे आती हुई प्रतीत हो रही हो, वक्रता केंद्र पर, कहां पर, वक्रता केंद्र सी पर। देखिए तो जहां से वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाशिक किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से होकर निकलती हैं, वक्रता केंद्र से ही होकर निकलती हैं, और जहां दो परावर्तित प्रकाशिक किरणें मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहां पर दो परावर्तित प्रकाशिक किरणें या तो मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर काय का निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं ए डैश बी डैश। क्लियर है। तो यहां से देखिए मैं बात कर लेता हूं काय की, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति के बारे में अगर यहां से बात करें
स्थिति कहां बन रही है, एफ और पी के मध्य। यहां भी देखना एफ और पी के मध्य। तो मैंने क्या कहा था कि आप एक ही प्रतिबिंब से बता सकते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या रहनी है। देखिए हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, फोकस और ध्रुव के मध्य बनेगा। दूसरी कंडीशन, हमेशा ही कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, हमेशा ही कैसा होगा, सीधा होगा, हमेशा कैसा होगा, आभासी होगा, और हमेशा ही क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। हमेशा ही क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए तो हमें यहां से अगर पहले पॉइंट की बात करूं मैं, तो मैं कहूंगा पी व एफ व पी के मध्य बनेगा। क्लियर है साहब। दूसरी अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, कैसा होगा सर जी, आभासी होगा। और क्या होगा सर जी, तीसरा पॉइंट अपना होगा सर जी, हमेशा ही कैसा होना है, छोटा होना है। और क्या होगा सर जी, हमेशा क्या होगा, छोटा है, कैसा होना है, सीधा होना है। ओके साहब। अगली क्या बात आएगी, हमेशा ही क्या होना है, दर्पण के पीछे बनना है। दर्पण के क्या बनना है, पीछे बनना है। तो ये कंडीशन काय की होगी, आपके उत्तल दर्पण की। ये जो कंडीशन है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति की, ये हमेशा ही रहनी है। ये कैसी रहनी है, हमेशा यही रहेंगी, इनमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। हमेशा प्रतिबिंब पी और एफ के मध्य बनेगा, हमेशा आभासी बनेगा, छोटा होगा, सीधा होगा, और दर्पण के पीछे बन के आएगा। इज दैट क्लियर? ओके चलिए, टापो। टापो का मतलब है स्क्रीनशॉट मारो। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। और आगे अपना अगला जो टॉपिक होता है वो होता है रेखीय आवर्धन। क्या होता है, रेखीय आवर्धन। अगला अपना टॉपिक होगा रेखीय आवर्धन। आवर्धन और रेखीय आवर्धन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आवर्धन का मतलब क्या होता है, आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब को बड़ा करके अथवा छोटा करके स्पष्ट रूप में दिखाने की जो घटना होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, आवर्धन का मतलब होता है किसी वस्तु के प्रतिबिंब को या तो बड़ा करके अथवा छोटा करके स्पष्ट दिखाने की जो परिघटना होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। यहां में अगर रेखीय आवर्धन की बात करूं तो रेखीय आवर्धन में क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। तो यहां से अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और रेखीय आवर्धन को इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी, एम से करते हैं। इसे एम से प्रदर्शित
प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से अगर मैं देखूं कि रेखीय आवर्धन एम बराबर क्या होगा सर जी? प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में क्या आएगी? बट्टे में आएगी वस्तु की ऊंचाई। तो यहां से अगर मैं देखूं तो m बराबर कितना होता है? ये होता है सर हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसको मैं कहूंगा कि माइनस ऑफ प्रतिबिंब की दूरी बट्टे में क्या होगी? वस्तु की दूरी। बट्टे में क्या आएगी? वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी बट्टे में वस्तु की दूरी। तो इसको अगर मैं कहूं तो ये काय के बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ v अपॉन यू। की। क्लियर है इतनी सी बात? तो ये क्या होता है अपना रेखीय आवर्धन। देखिए अभी तक हमने दो डेरिवेशन किए थे। एक तो आर और एफ में रिलेशन की बात की थी, दूसरा हमने यूवी एफ में रिलेशन की बात की थी। रेखीय आवर्धन का जो डेरिवेशन होता है वो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है और ना ही आपके सिलेबस में, लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा लगे कि नहीं सर करा दीजिए तो कमेंट में आप मुझे बताइएगा, मैं उसको अवश्य कराऊंगा। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए तो यहां तक हमने देखा रेखीय आवर्धन। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं रेखीय आवर्धन पे। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और वो कह रहा है कि किसी दर्पण के सामने जो V है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर है और दर्पण के कौन सा है? अवतल दर्पण है। और U जो है U बन के आ रहा है आपके पास में माइनस के कितना? माइनस के 10 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब उसका कितना बन रहा है? प्लस के 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। क्लियर है इतनी बात? आपसे कह रहा है दर्पण कौन सा है इसमें? दर्पण है साहब अवतल दर्पण। तो कह रहा है इसके लिए रेखीय आवर्धन की गणना कीजिए। तो आप कहेंगे m बराबर ये होता है सर जी माइनस के v अपॉन यू। तो यहां से अगर देखूं माइनस तो है ही, v का मान कितना है सर जी? 20 है। बट्टे में u का मान कितना है? माइनस के 10 है। माइनस से माइनस गया, 10 से 20 दो बार गया, तो रेखीय आवर्धन कितना निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? नोट डाउन करिए एक बार। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे हमने रेखीय आवर्धन को पढ़ा तो हमने क्या किया? प्रकाश के परावर्तन को हमने यहां पे क्या कर लिया? समाप्त कर लिया। भाई जब हम लाइट पढ़ते हैं तो लाइट में सबसे पहला अपना कौन आता है? प्रकाश का परावर्तन। जैसे ही प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं तो परावर्तन के बाद में कौन आएगा? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का क्या निकल के आना है? अपवर्तन। देखिए अपवर्तन पढ़ने से पहले जब हमने बात की थी हमने करी थी यूवीएफ में रिलेशन की, हमने बात की थी आर और एफ में रिलेशन की। जब हमने रिलेशनों की बात की है तो उनपे एक दो क्वेश्चन तो बनते ही हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन कराते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं, मान लो एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई वस्तु रखी है।
30 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या रखी है, कोई वस्तु रखी है, और उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी मान लो 5 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है, कुछ भी आप मान के चलें, तो उसके द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा, कैसा होगा, इस कंडीशन के बारे में वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के समक्ष कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। देखो, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो भाई, वस्तु अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और मैं फोकस दूरी मान लेता हूं, कितनी मान लूं, 20 सेंटीमीटर मान लेता हूं, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति की गणना कीजिए। प्रतिबिंब की क्या निकालनी है आपको, स्थिति और प्रकृति। आपको दे रखा है कि कोई वस्तु है वो अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा, उसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। अब 20 सेंटीमीटर है तो उसके कारण जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो कहां होगा और कैसा होगा, चलिए देख लेते हैं। हम जानते हैं इसके, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा कि आपको वस्तु की दूरी u कितनी दे रखी है सर जी, वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और आप लोग चिन्ह पर पार्टी में पढ़ के आए हैं कि वस्तु की दूरी हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है। फोकस दूरी f कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और आप लोगों को यह भी पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, कैसी होगी, -20 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू रखें 1/20 बराबर 1/v हमें निकालना है, प्लस 1/u कितना है सर जी, -10। एक काम कर लेता हूं, 1/-10 को बराबर के इस तरफ ले आऊं, बराबर के इस तरफ अगर लेके आऊंगा तो ये प्लस की हो जाएगी, कितना आएगा 1/10 माइनस 1/20 बराबर कितना हो जाएगा 1/v। आपने कहा बिल्कुल सर, मैंने कहा तो यहां से 1/v बराबर कितना निकल के आना है, करिए 20 एलसीएम आएगा भाई, 10 और 20 का एलसीएम कितना 20। अब 10 का 20 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2, और 2 का 1 में 2, माइनस 20 का 20 में एक बार, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। तो यहां से 1/v इज इक्वल टू 2 - 1 कितना हो जाए 1 डिवाइडेड बाई 20। तो v बराबर कितना निकल के आया 20 सेंटीमीटर। v बराबर कितना निकल के आया 20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां से जब v 20 सेंटीमीटर निकल के आया और कैसा निकल के आया है, पॉजिटिव निकल के आया है। आप सोच के देखिए दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है, वस्तु कहां पर रखी है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो मतलब समझ रहे हो फोकस और ध्रुव के मध्य वस्तु रखी है, तो सीधी सी बात है प्रतिबिंब कहां जाके बनना है, पीछे जाके बनना है।
प्रतिबिंब कैसा बनना है, पीछे। और पॉजिटिव चीज यही तो बता रही है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये क्या बता रहा है कि दर्पण पीछे जाके बन रहा है। तो मैं स्थिति की बात कर लूं तथा प्रकृति की बात कर लूं, स्थिति की बात कर लूं और प्रकृति की बात कर लूं, तो स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरी बात क्या होगी, कैसा होगा साहब, आभासी होगा। भाई दर्पण के पीछे तो कैसा बनता था, आभासी बनता था। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तीसरी कंडीशन क्या होगी, आभासी होगा तो कैसा होगा, हमेशा आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। और चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास में, वस्तु से कैसा बनता है, छोटा ही बनता है। पीछे जाके तो वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है, बड़ा, वस्तु से बड़ा बनता है। सर जी गड़बड़ नहीं, वस्तु से कैसा बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक क्वेश्चन हमने देखा कि किस प्रकार से यूवीएफ में रिलेशन के आधार पर हम क्वेश्चन की गणना कर सकते हैं। करिए एक बार नोट डाउन। चलिए हो गया क्वेश्चन क्लियर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। मैं कह रहा हूं एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा जी, 20 सेंटीमीटर है। क्या अवतल दर्पण की फोकस दूरी। देखो यदि दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन एक हो तो वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दिया। हमें क्या दे रखा है अब की बार हमें क्या दे रखा है, आवर्धन दे रखा है। अब की बार क्या दे रखा है, हमें आवर्धन दे रखा है। और आवर्धन के आधार पे हमसे क्या पूछ रहा है, वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति की बात कर रहा है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। मैं कह रहा हूं एफ कितना दे रखा है उसने, हमें एफ दे रखा है सर जी 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। और 20 है और बात की कर रहा है अवतल दर्पण की, तो कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। चलिए अगला कह रहा है वो m बराबर कितना है, 1 है। m बराबर कितना दे रखा है उसने हमें, 1। और ये काय के बराबर होता है, -v/u के बराबर, -v/u के बराबर। मैं अगर इसके नीचे 1 रख लूं तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से
v बराबर कितना आ जाएगा माइनस के u, या u बराबर कितना आ जाएगा माइनस के v आ जाएगा। क्लियर है? रख दीजिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/ कितना हो जाएगा u। क्लियर है तीसरी बात? रखिए f की जगह पे कितना 1/में माइनस के 20 बराबर कितना हो जाएगा, कितना आएगा निकल के 1/में कितना आना है अपने पास v प्लस कितना हो जाएगा u की जगह पे भी क्या कर सकते हैं आप v, 1/में कितना हो जाएगा v। इसको अगर मैं करूं तो मैं कह सकता हूं माइनस के 1/20 बराबर कितना होगा, v को अगर मैं नीचे एलसीएम लूं तो कितना आना है ऊपर, ऐसा कैसा जुड़ जाएगा 2, इसका करेंगे इसके साथ में तो यहां से अगर मैं करूं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो v बराबर कितना निकल के आना है माइनस के 40 सेंटीमीटर, माइनस के कितना निकल के आना है 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? और जितना v है उतना ही क्या निकल के आएगा u, तो u भी कितना हो जाएगा u हो जाएगा सर जी माइनस तो पहले से लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा माइनस गुणा माइनस के 40, माइनस गुणा माइनस के 40 यानी कि इतना u बराबर हो जाएगा अपने पास 40 सेंटीमीटर। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर जी u तो नेगेटिव होता ही नहीं है। बेटा जी जब u नेगेटिव नहीं होता है तो यहाँ पे v भी क्या नहीं होगा, फिर u पॉजिटिव नहीं होता है, u पॉजिटिव नहीं होता है लेकिन v हमारा कैसा आ गया नेगेटिव, v नेगेटिव आया इसका मतलब समझ लो प्रतिबिंब पीछे बन रहा होगा इसीलिए u कैसा आ गया अपने पास पॉजिटिव आया। ठीक है? यहाँ चिन्ह पर पार्टी, यहाँ चिन्ह सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहे होंगे प्रतिबिंब की और वस्तु की स्थिति बता रहे होंगे। आ रही है समझ में? यहाँ माइनस और प्लस सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति को बता रहे हैं कि वस्तु कहां पर है और प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है कि ये कैसा होना चाहिए था पॉजिटिव होना चाहिए था और ये कैसा होना चाहिए था नेगेटिव होना चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ ऋणात्मक चिन्ह यहाँ क्या बता रहे होंगे प्रतिबिंब की स्थिति को प्रदर्शित कर रहे होंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहे होंगे दिशा को बता रहे होंगे, ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह। क्लियर है इतनी सी बात? करिए एक बार नोट डाउन। चलिए तो ये हो गया बेटा आपका प्रकाश का परावर्तन समाप्त हो गया यहां तक। अब जैसे ही हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा अगला अपना जो टॉपिक आता है वो होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का क्या होता है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की मैं बात करूं यानी प्रकाश के अपवर्तन की, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है सुनिए। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह प्रकाशिक किरण अपने पथ से थोड़ी सी विचलित हो जाती है और इस प्रकार प्रकाशिक किरण के विचलित होने की परिघटना को ही क्या बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। जैसे आपने कई सारे प्रैक्टिकल किए होंगे, देखिए मान लो आपके पास कांच का एक गिलास है और उस कांच के गिलास में जल भरा हुआ है, आपने क्या कर दिया उसमें एक सिक्का डाल दिया और सिक्का डालने के बाद में मैं उसको ऐसे करके ऊपर से देख रहा हूं सिक्के को, तो आपने देखा होगा सिक्का थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। सिक्का क्या होता है थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है, वास्तविक गहराई पे न रहकर वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर प्रतीत होता है हमें क्या सिक्का जो हमने कांच के गिलास में डाला था। तो यही परिघटना काई के कारण होती है, ये वाली परिघटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
दूसरी। और देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये पेन है और मैंने इस पेन को भी क्या कर दिया, कांच के भरे हुए गिलास में इस प्रकार से रखा। जब मैं इसको ऐसे करके रखता हूं तो मैंने, आप लोगों ने भी ये चीज देखी होगी कि जो पेन है वो थोड़ा सा अंदर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। वास्तविक ऐसे करके मैंने सीधा रख रखा है, लेकिन अंदर से आप देखेंगे थोड़ा सा मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। तो ये परिघटना भी किसका परिणाम है, ये परिघटनामी परिणाम है काय का, आपका प्रकाश के अपवर्तन। क्लियर है। तो जैसे ही हमने ऑप्टिक्स पढ़ी थी तो ऑप्टिक्स में हमने देखा था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की परिघटनाओं का अध्ययन जिसमें करते हैं, उन सारी परिघटनाओं के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश की बोलते हैं। सबसे पहली जो परिघटना निकल के आई हमारे सामने, वो क्या निकल के आई थी, प्रकाश का परावर्तन निकल के आई थी। और परावर्तन को जब हमने पढ़ा तो परावर्तन की सारी परिघटनाओं को हम पढ़ते हुए यहां तक पहुंच गए। अगली जो परिघटना आती है वो होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो अगला अपना टॉपिक है, दूसरा अपना टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहां से अगर देखूं मैं इसको तो मैं कह रहा हूं कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। विचलित हो जाता है प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है जी। यानी जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह प्रकाश किरण अपने पथ से थोड़ी सी विचलित हो जाती है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्लियर। चलिए देखिए, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक कांच का टुकड़ा है। मेरे पास में क्या है, कांच का एक टुकड़ा है। ये लीजिए, ये मेरे पास में क्या है, कांच का एक टुकड़ा। इस कांच के टुकड़े पे मैंने क्या किया, एक प्रकाशिक किरण इस प्रकार से डाली। इस कांच के टुकड़े पे मैंने क्या कर दिया, एक प्रकाशिक किरण किस प्रकार से डाली, इस प्रकार से डाली। और यहां पे क्या होगा, यहां पे मैंने क्या कर दिया, ये अवलंब हो गया। ये इस किरण को हम क्या बोलते हैं, इस किरण को बोलते हैं सर जी हम आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा सर जी अभिलंब। क्या हो जाएगा, अभिलंब। अब जैसे ही प्रकाशिक किरण एक माध्यम से, भाई यहां तो क्या था वायु और ये क्या हो गया कांच,
तो वायु से काय में प्रवेश कर रही है, कांच में प्रवेश कर रही है। काय में प्रवेश कर रही है, कांच में प्रवेश कर रही है। तो जब वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो ये जानी कैसे चाहिए थी, सीधी निकल जाती, लेकिन सीधी न निकल के अपने पथ से थोड़ी सी क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो ये वाली जो किरण है, ये वाली जो किरण है, इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये जो एंगल बना है, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं हम आई, और इसे बोल देंगे हम आर। क्या बोल देंगे इसे, आर। ये वाला एंगल क्या बना है अपने पास, आर। ठीक है, तो ये जो परिघटना है, इस परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था तो परावर्तन के दो नियम पढ़े थे। पहला नियम क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम पढ़ा था हमने कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यहां पे भी, यहां पे भी, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन में भी हम क्या करते हैं, दो नियम पढ़ते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। यहां मैं लिख देता हूं कि प्रकाश के अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो मैं कह रहा हूं प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं जी, दो नियम। जैसे परावर्तन के दो नियम होते थे, वैसे ही अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। क्लियर है, करिए एक बार नोट डाउन। चलिए अपवर्तन के नियमों की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रथम नियम, और प्रथम नियम वही है जो परावर्तन का था। क्या क्या है सर जी, ये है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, तथा अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन बेटा जी, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम की बात कर लूं मैं, भाई की द्वितीय नियम, और जो द्वितीय नियम है ना, इस नियम को बोलते हैं स्नेल का नियम।
जो द्वितीय नियम है सर जी, उस नियम को ही हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। और स्नेल का नियम द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर 12th क्लास। 12th क्लास के लिए स्नेल का नियम बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो स्नेल के नियम पे विशेषतः हम क्या करेंगे, फोकस भी करेंगे। तो स्नेल के नियम की अगर मैं बात करूं तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव क्या होता है, एक स्थिरांक होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव क्या होता है, एक स्थिरांक होता है। देखिए यहां से मैं कह रहा हूं कि आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, ज्या का मतलब क्या होता है, साइन, तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात एक स्थिरांक होता है, एक स्थिरांक होता है। क्लियर है? इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। यहां से क्या निकल के आएगा, ये कहता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर ये होता है 1n2, या फिर या इसको मैं क्या बोल सकता हूं, या मैं इसको बोल सकता हूं साइन आई अपॉन साइन आर बराबर, देखिए 1n2 का मतलब होता है n2 बट्टे में n1, पीछे वाला जो होगा उसका अपवर्तनांक ऊपर और आगे वाला है जो उसका अपवर्तनांक क्या होता है, नीचे। इस नियम को ही हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। इस नियम को ही क्या बोलेंगे हम, स्नेल का नियम बोलेंगे। ठीक है बेटा जी, तो ये हो गए आपके अपवर्तन के नियम। कैसे हमने अपवर्तन के नियम पढ़े, तो अपवर्तन के नियमों में हम जब आगे बढ़ते हैं, अपवर्तन के नियमों में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसी अपवर्तन के नियमों पे हम क्या करते हैं, कुछ केस बना के देखेंगे। केस क्या बना के देखेंगे, केस बना के देखेंगे कि मान लो कि जो n2 है वो n1 से ज्यादा हो, n2 n1 से ज्यादा हो, और n2 अगर n1 से ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा माध्यम है वो सघन है और पहला माध्यम विरल है। तब क्या कंडीशन बनेगी, तब क्या होगा, प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी कि अविलंब से दूर आएगी, वो कौन बताएगा, वो बताएगा कि माध्यम कौन सा कैसा है। दूसरी कंडीशन हम ये भी देख लेंगे कि अगर ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए कि n1 जो हो बड़ा हो और n2 कैसा हो, छोटा हो, तब क्या कंडीशन बन के आएगी, प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी कि अविलंब से दूर जाएगी। इस वाले केस की बात करेंगे तो यही क्या होगा, स्नेल के नियम में। स्नेल के नियम में ही हम ये देखेंगे कि प्रकाश किरण जब माध्यम चेंज करती है तो उसके वेग में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। इन बातों के बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे अगली क्लास में। क्लियर है इतनी सी बात? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम। और लाइक वगैरह तो कर ही दो भाई, है ना। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।